हेलो डियर्स, मैं सरफराज अहमद। आज से मैंने शुरू की है अपनी वीडियो को यूट्यूब पर बनाने की और उसको अपलोड करने की। और पूरी सिलेबस को मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि पूरी सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर लेक्चर वाइज मैं वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें जब भी हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उस नई चीज़ और जितना हम जानते हैं उसके बीच में एक गैप होता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि हमको बेसिक पढ़ना होता है। बेसिक की जानकारी एटलीस्ट होनी चाहिए और इसके बेसिक के बाद फिर हम उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो मैंने अपने इस पूरे इंग्लिश कोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला बेसिक, दूसरा इसके बाद आपका हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, हम नाम से जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, और तीसरा इसका पार्ट हो गया डेकोरेशन। ये थीम है, कोर्स को डिसाइड करने का एक थीम हमने बना रखा है। पहला बेसिक, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिक को हम लोग चाहे तो बोल सकते हैं फाउंडेशन भी बोल सकते हैं, फाउंडेशन भी बोल सकते हैं। इन्हीं 3 पार्ट के अकॉर्डिंग हम पूरी इंग्लिश को डिवाइड करते हैं। बेसिक का सीधा सा मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर आप हैं और आपने इंग्लिश पढ़नी है, इस इंग्लिश को पढ़ना है, तो जाहिर सी बात है कि हर कुछ आप जानते नहीं होंगे। जो इंग्लिश आपको पढ़ना है यानी ऐसे इस तरह से पढ़ा जाए इसको कि हम आसानी से किसी चीज़ को समझ सके, लिख सके और रिस्पॉन्ड कर सके किसी भी चीज़ को इस इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यहाँ पर हमें पढ़ने के बीच में, हमारे और इस इंग्लिश के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। गैप ये है कि जब हम इंग्लिश पढ़ना चाहें तो उसके पहले हमें कुछ बुनियादी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम उन चीज़ों को जब जान लें तो फिर जब हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करें तो हमें इसमें काफ़ी हद तक आसानी होगी। इसी गैप को ख़त्म करने के लिए हम बेसिक पढ़ते हैं, और बेसिक जब खत्म होता है तो फिर सेकेंड टर्म हो जाता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। और इस यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे घर बनाया जाता है तो फिर बुनियाद यानी कि नींव डाली जाती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से दीवार और बीम खड़े किए जाते हैं। तो बस उसी से ये रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ मतलब सीधा सा ये है कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर इंग्लिश की अपनी खड़ा करेंगे, और यहीं पर जो असल मामला क्या है कि हम ट्रांसलेशन के पोर्शन, जो भी ट्रांसलेशन के स्ट्रक्चर्स पढ़े जाते हैं, स्ट्रक्चर्स जो पढ़े जाते हैं उस स्ट्रक्चर्स को यहाँ पढ़ते हैं, ताकि हम इनिशियल स्टेज पर इंग्लिश को लिखने, पढ़ने और बोलने लायक हो सके। और फिर जब ये हो जाता है तो फिर अब हमें डेकोरेशन के तहत ग्रामर पढ़ाया जाता है। और ग्रामर को डेकोरेशन के अंडर रखने की एक वजह ये भी है कि ग्रामर हमें ये बताता है कि किसी काम को कब करे और कब नहीं करे, यानी किसी चीज को करने का सही तरीका क्या है, और अगर किस तरह से करे तो वो काम गलत कहा जाएगा। इसी को ग्रामर कहते हैं। तो ये लास्ट है डेकोरेशन। डेकोरेशन का मतलब होता है किसी चीज को सजा के किसी के सामने रख देना, और ग्रामर भी यही करता है कि जो आप सेंटेंस बनाते हैं उसको डेकोरेट कर देता है, बिल्कुल एरर फ्री कर देता है और आप तक उसको पहुंचा देता है। तो आज से हम जो भी वीडियो डालेंगे सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के डालेंगे, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगी टॉपिक तो फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरुआत करेंगे, और लास्ट में आपका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका डेकोरेशन से रिलेटेड हो जाएगा। तो अगली वीडियो से, चूंकि ये प्राइमरी लेवल का था, अगली वीडियो से हम शुरुआत करेंगे और बेसिक शुरू करेंगे। साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप कोशिश करिए, या कॉपरेशन आपसे मांग रहे हैं कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप YouTube चैनल जो मेरा इंग्लिश गुरु सरफराज अहमद नाम से है उसको जाके सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारी वीडियो जो कंटिन्यू से जय हिंद डियर्स। आज हम इंग्लिश लैंग्वेज की जो बिल्कुल इनिशियल और शुरुआती दौर का जो टॉपिक है, जिसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिसको जनरली हम बेसिक के नाम पर जानते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे और सिस्टमेटिक एक बाय एक, वन बाय वन करके सारे टॉपिक्स आप तक पहुंचेंगे। इसके पहले कि हम अपनी टॉपिक को एक्सप्लेन करें, समझाएं, बेहतर है कि आप सबसे पहले जो पीछे बोर्ड पे टॉपिक लिखे हैं उनको उतार लें। 2 मिनट का समय देते हैं आपको, फिर बात करते हैं।
आगे चलते हैं। सबसे पहला जो हेडिंग आप देख रहे हैं वो लिखा है टूल्स फॉर लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, और जनरली वो जब भी हम शुरू करते हैं इंग्लिश को पढ़ना तो वो छोटी छोटी बातें हमें बताई जाती है, और हमें पता है कि इन सारी चीज़ों के बारे में आप पहले से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंस में आपको रखने के लिए मैं पहले इन सारी चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन कर लूँ, फिर टॉपिक पे भी आऊँगा। सबसे पहला चीज़ देखिए, क्या किसी भी लैंग्वेज को अगर सीखना है, किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको पढ़ना लिखना और बोलना सीखना है, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है आपका लेटर। लेटर को वैसे हम हिंदी में कह देते हैं अक्षर। अक्षर को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ संकेत होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं संकेत या सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, लेटर्स बोलते हैं। और इन्हीं लेटर्स को जब हम एक जगह किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड पहले से निश्चित किए हुए अक्षरों को हम एक जगह रख देते हैं, तो उसको बोल देते हैं कि वो अल्फाबेट है। जैसे यहाँ लिखा गया अल्फाबेट अ सेट ऑफ लेटर्स। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इस लैंग्वेज में 26 लेटर्स है, और अलग अलग भाषाएं जो है उन सब के अक्षरों की संख्या कम और ज़्यादा होती है। हर भाषा की अपनी एक विशेषता, उसके हिसाब से उसके अक्षरों को तय किया जाता है। पर इंग्लिश में अल्फाबेट्स के जो लेटर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 26 है। और इन 26 लेटर्स को, अक्षरों को इंग्लिश में दो तरह से हम लिख सकते हैं। रिटन फॉर्मेट जो इसका होता है वो दो होता है। सबसे पहला हो जाता है कैपिटल केस, यानी उसको बड़े अक्षरों में हम रख सकते हैं, नीचे ABC के फॉर्म में हमने आपको दिखाया है। और दूसरा आपका जो है वो स्मॉल केस है, छोटे अक्षर में भी रख सकते हैं। अब आते हैं सीधी सी बात है, इस अल्फाबेट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं उसके उच्चारण के आधार पर। सबसे पहला जो है वो कॉन्सोनेंट है और दूसरा जो है वो वॉवेल है। आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट्स 21 लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट के कैटेगरी में होते हैं, और 5 लेटर्स जो होते हैं वो वॉवेल्स की कैटेगरी में होते हैं। और इसकी डेफिनेशन कोई बहुत ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सिंबॉलिक को आप रखिए। एक और नया कॉन्सेप्ट आपको कभी कभी कोई समझाता है या समझाया जाता है या कुछ किताबों में लिखा मिल जाता है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल के अलावा अल्फाबेट का एक और पार्ट होता है जिसको सेमी वॉवेल के नाम से जाना जाता है। डियर्स, मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन इसके बारे में उस वक्त बात करूंगा जब आपको वर्ड से रिलेटेड स्टडी कराऊंगा। यहाँ पर सिर्फ आप ये समझिए कि अल्फाबेट को दो ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के फॉर्म में। फिर आप एक चीज जानते हैं कि जब लेटर्स बहुत ज्यादा एक जगह रखे जाए और उनका एक मीनिंग निकले तो वो वर्ड्स कहलाता है, और अगर वर्ड्स को बहुत ज्यादा एक जगह रखा जाए तो फिर वो क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक, असल में शुरुआत में इंग्लिश समझने पढ़ने के लिए बेहतर है कि आप सेंटेंस से ही करें। जैसे सेंटेंस की डेफिनेशन दिखाई जाती है, सेट ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ रूल हैज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समुच्चय या समूह जिसको कह सकते हैं, अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ रूल, यानी उनको रखा जाए अगर तो एक रूल के अकॉर्डिंग रखा जाए, ऐसे ही नहीं रखा जाए बल्कि जहां मन करे वहां, बल्कि हर शब्दों के रखने का एक अपना जगह होता है, तो रूल के अकॉर्डिंग रखा जाए। और अगर उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है तो हम कह सकते हैं कि वो सेंटेंस है। तो किसी भी यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है उनके सेंटेंस होने की 3 शर्त है। एक तो वो सेट ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, दूसरी क्या है कि रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करके रखना चाहिए, और तीसरी चीज क्या है कि उसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकलनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें नहीं पाई जाती है तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब एक बहुत छोटी सी बात आपको समझना है यहाँ पर कि कोई भी बात, जैसे हम जो भी आपको बोल रहे हैं आप तक पहुंच रही है मेरी बात या उसको कथन, इस बात या कथन को एक्सप्रेस यानी बताने के लिए हमें जरूरत क्या पड़ती है, सेंटेंस की पड़ती है। सेंटेंस है क्या, असल में सेंटेंस के द्वारा ही हम अपनी बात को किसी तक पहुंचा पाते हैं। तो आप एक चीज समझते हैं कि बात या कथन जो होता है ऐसा नहीं कि एक ही तरह का होता है, बल्कि इसके सेंस जो होते हैं वो सेंस भाव जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कभी बात को हम हाँ में कहते हैं, कभी बात को हम ना में कहते हैं, या कभी बात करने के दौरान ही हम सवाल भी पूछते हैं, कभी हम किसी को आज्ञा भी देते हैं, हम किसी से कभी अनुमति भी लेते हैं। यानी बात करने, बात जो होता है उसके सेंस अलग अलग होते हैं। और चूंकि बात को वाक्य के जरिए व्यक्त किया जाता है तो डेफिनेट और निश्चित ये बात समझ में आपको आ
रही है कि सेंटेंस भी फिर क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यही से कॉन्सेप्ट ये समझ में आता है कि सेंटेंस यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंस के वाक्यों के प्रकार भी अलग अलग होंगे, एक से ज्यादा वाक्य होंगे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत सारा विवाद भी है कि वाक्य एक से अधिक प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस के रूप में न पढ़कर बल्कि हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस के तौर पर। आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तब तक आप बोर्ड की इन चीजों को फिर से एक बार देख लें।